जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, ये पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने जैसे आप लोगों को पहले अर्ज किया, ये एक ही लेक्चर है, फौरी तौर पे साथ ही स्टार्ट हो रहा होता है, लेकिन सिर्फ इसको 2 टुकड़ों में कर दिया जाता है। अच्छा जी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब होता है कि बैलेंस शीट में कैसे नजर आए। ये भी आपके इस टेबल के अंदर मैंने कवर कर दी थी बात। वैसे तो ये अगर ये सिर्फ आप समझे ना तो तकरीबन ये समरी बन जाती है। ठीक है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में अकाउंट पर शो करना है, तो भाई आपको स्टैंडर्ड ऑप्शन देता है कि आप इसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को चाहो तो कॉस्ट मॉडल पे शो करो। कॉस्ट मॉडल क्या है? कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड एप्शन लेस अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी। और अगर आप चाहो तो आप उसको उठाकर फेयर वैल्यू पे ले जाओ और फिर फेयर वैल्यू लेस अक्यूमुलेशन पर शो कर सकते हो। ये कैसे होना है तो भी देखते हैं, ठीक है ना। तो असल में कहानी क्या है उसको जरा पढ़ते हैं। आप लोगों ने रीवैल्यूएशन भी माशाल्लाह पढ़ रखी है, ठीक है, लेकिन मैंने तो फिर भी पढ़ाना है आपको, क्योंकि अपनी तरतीब पे चीज़ें होंगी तो फिर आगे जहाँ जहाँ रीवैल्यूएशन कभी इस्तेमाल होगी तो हमारे, अब जैसे जहाँ कहीं भी ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग आनी है, मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं आपने किया हुआ या नहीं किया हुआ, आएगी भी सही, कभी एमसीक्यू में, कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में, कभी फाइनल अकाउंट्स की या कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट में, ये कॉन्सेप्ट तो यूज हो रहा होगा। तो एक बार मेरे से कर लेंगे, मेरे साथ कर लेंगे तो आगे फिर हमारा सारे सिलेबस में यूज होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपने बेशक की हुई है रिवैल्यूएशन। यकम जनवरी 20 को एक सवाल मैं बना रहा हूँ जी अभी फटाफट ही, ठीक है। सवाल बल्कि यहाँ बनाता हूँ क्योंकि जो सवाल किताब के अंदर है वो थोड़ा सा मुश्किल है, तो मेरा दिल है कि पहले जरा ये कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है जी कि कॉस्ट एसेट की हमने कॉस्ट ऑफ एसेट है, लेट्स से सिंपल सी फिगर रखिए, 2 साल 3 साल 500 है, ठीक है जी। और डेट ऑफ परचेज है इसकी 1 जनवरी 2020। असल में ना बिल्कुल सिंपल सवाल में चाह रहा, वैसे है वो भी सिंपल ही, तो वही पहला साल तो उसका भी सिंपल ही बनेगा। चलो खैर करने दो, अब फिलहाल करने दो, क्योंकि इनमें जुलाई से जून वाला चक्कर है, तो पहले मेरा दिल है दिसंबर वाला काम कर ले, ठीक है। जुलाई जून फिर तंग करता है आपको। अच्छा, डेट ऑफ परचेज आ गई जी 1 जनवरी 2020। यूजफुल लाइफ है 10 साल, ठीक हो गया। अच्छा, अब कंपनी यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल वगैरह 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 अंग्रेजी सारी आ गई, ठीक है, और नेट रिप्लेसमेंट मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। सारी बातें करने के बाद आखिर में मैं आपको बता रहा हूँ रीवैल्यू किया हमने, ये सारी कहानी मैंने ज़बानी कर दी ना। तो रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो आई है लेट से 600 रुपये, अभी बताता हूँ। रीवैल्यूड अमाउंट आई है जनाब, मेरे ख्याल में ऐसे कर लो 580 रुपये, और रीवैल्यूड ऑन या रीवैल्यूएशन डेट ये है जनाब 1 जनवरी 2021। एक साल बाद मैंने ये कर दिया, इतना आगे भी मैं नहीं जा रहा, एडा चंगा मैं नहीं, ठीक है जी। अब मैं इस सवाल को यहीं पे ही करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं जहां मर्जी जाता रहूं, बल्कि उधर ही करते हैं। अच्छा, मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आपके पास एक एसेट है जो आपने 500 का खरीदा था, आपने इसको 31 दिसंबर 20 पर डेप्रीशिएट किया 10 साल के हिसाब से 50 रुपए, तो ये आपका नजर आ रहा था 450 पर। 450 क्या है जी? बुक वैल्यू। अब मोतरजीन ने एतराज किया कि यार ये अकाउंटेंट्स अजीब मखलूक हैं कि किताबों के अंदर एसेट इनका को किताबी वैल्यू पे नजर आ रहा होता है, किताबी वैल्यू, बुक वैल्यू, हालांकि बाजार में यही एसेट जो है ये 580 रुपए का हुआ पड़ा है, फेयर वैल्यू इसकी कितनी है? तो अब मोतरजीन के एतराज को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड ने हमें एक इजाजत दी कि अगर आप चाहें तो बेशक आप
बातें करने वालों करने दें। आप कहें यार ठीक है यार, तुम्हारी बला से, हमारी बला से तुम्हें क्या, हमारी जाने बला, हम तो इसी पे रखेंगे। दादाजी वाली दुकान पे अभी तक बुक वैल्यू हम वैसे ही रखेंगे, तुम्हें क्या मसला, ठीक है। लेकिन अगर आप मोतरदीन के एतराज़ को दूर करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड ने एक ऑप्शन दिया कि आप चाहें तो इसको उठाकर ले जाएं फेयर वैल्यू। अब ये कितना गेन आ रहा है, 130 का। ये 130 रुपए का गेन जो है, ये स्टैंडर्ड कहता है कि बस ये मसला है कि गेन तो ये है, लेकिन ये गेन पीएनएल में रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं। ये पीएनएल में इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी हमने कमाया नहीं है, ये अनरियलाइज्ड है, ठीक है। अनरियलाइज्ड, अगर इसको आपने रियलाइज प्रॉफिट बना लिया, पीएनएल में डाल दिया, तो शेयर होल्डर्स कहेंगे अच्छा ये हमें बांट दो, आपके पास तो ये पड़ा ही नहीं। और ये भी नहीं कि शेयर होल्डर्स मांगने आ जाएं तो आप इसको फौरन बेचकर एसेट को ये दे देंगे, ये पीपीई है। ये तो आप बिजनेस के ऊपर, बिजनेस आप किसी के ऊपर डिपेंड कर दो, चल रहा होता है, ठीक है ना। तो ये आपको गेन पीएनएल में लेकर नहीं जाने की इजाजत, बल्कि गेन आपका कहाँ जाएगा, ओसीआई में। तो माशाल्लाह से आप लोगों को पता है, लेकिन मैं बस इसकी ना पूरी एक प्रेजेंटेशन आपके सामने बनाना चाहूँगा दोनों साल की। दोनों साल में एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स, दोनों साल में बैलेंस शीट के भी एक्सट्रैक्ट्स, वर्किंग भी और एंट्रीज भी, ये सब करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। हो सकता है मेरा आज सिर्फ एक ही सवाल हो, कोई मसला नहीं है। आई एम इन नो रश एट ऑल सिखाते हुए, क्योंकि एक बार जब मैंने ये बातें सिखानी है आपको, तो फिर 2-4 पक्की पक्की बातें असूल हैं, उसके ऊपर रखकर सवाल जो मर्जी करता रहे, फिर हम कहीं नहीं मार पाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब ये क्लास एग्जाम्पल बन गई है जी, माजरत के साथ, ये आपके हैंड आउट में नहीं थी, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नया नया अभी बन गया भाई, कोई मार्कर नहीं मजे का मिल रहा उस्ताद, पढ़े हैं तो छुपा के रखो, छुपा के, शाबाश, ठीक है ना। बैठा रहता है अभी, जब सही सताएगा मुझे मार्कर फिर मैं। अच्छा जी, अब वर्किंग का फॉर्मेट फिर वही है, जालिम आज तो टिश्यू भी नहीं मिल रहे जी। वर्किंग का मैंने फॉर्मेट वही रखना है, ठीक है ना। वर्किंग का फॉर्मेट क्या है, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, बस। साथ ही मैं ओपन कर लूंगा रीवैल्यूएशन सरप्लस का भी कॉलम, और रीवैल्यूएशन सरप्लस को उसके अंदर रखूंगा, ठीक है। और मूवमेंट हमारी इस तरह से बनेगी, वर्किंग अपनी तरतीब पे एक ही रख ले, और एंट्रीज करते हैं हम, ठीक है। तो डेट, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद एसेट का तो मैंने नाम लिखा कोई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, एसेट ही लिखेंगे ज़्यादा अच्छा है। पहली बात तो ज़िंदगी में ऐसे ही आपको याद करना चाहिए, एसेट। अब किस दिन हमने ये एसेट खरीदा है जी, 1 जनवरी 2020। कॉस्ट इसकी कितनी है, 500 डॉलर है, रुपीज है, माशाल्लाह। अभी सुबह वाली क्लास में रुपीज था। अच्छा, तो ये जनाब, ये हमने डेप्रिशिएट करना है, तो 31 दिसंबर 2020 पर स्ट्रेट लाइन सवाल खामोश है, स्ट्रेट लाइन मेथड 500/10 50, और बुक वैल्यू आ गई 450, ठीक है जी। उस जगह बचाई जा सकती है अपने लिए, कॉम के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये हमारी किताबों के अंदर 31 दिसंबर 20 पर एसिड नजर आ रहा है 450, ठीक है। लेजर भी बना देता हूँ, हैं कुछ समझाना है ना, लेजर भी बना देता हूँ, लेजर बनाते हैं थोड़ा सा ऐसी रफ सा, बस एक बार जिंदगी में बना लें, फिर कभी नहीं बनाएंगे, दिमाग में तो बन ही रहा होता है आपके, ठीक है। तो एसेट अकाउंट 1 जनवरी 2020 पर एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट आपने किया 500 से, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट ओपन कर लें।
अक्यूमुलेटेड डिडक्शन का ओपन जरूर कर लिया, लेकिन यकम जनवरी 20 पर ब्रॉड डाउन तो जीरो है ना, ये तो इस साल की डिडक्शन अब चार्ज होगी। तो ये मैं जरा एंट्रीज कर रहा था, 2 कॉलम्स की जगह छोड़ दी। मैंने कहा जी यकम जनवरी 2000 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20 अगर बात करें तो यकम जनवरी 2020 पर हमने प्लांट खरीदा, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? ये मैंने ना सिर्फ एंट्री समझाने के लिए लेजर ओपन किया, कहोगे तो चलाऊंगा, नहीं तो फिर बंद कर दूंगा। खैर है, और ले आओ भाई, मार्कर नहीं होगा। तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट ये एंट्री हमने पास की 500 से। उसके बाद 31 दिसंबर 2020 आया और एसेट डेप्रिशिएट हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 50 रुपए से। ठीक है बच्चों, अब ये कोई या इस साल के एंड पे रीवैल्यू नहीं कर रहे, मैंने अगले साल के पहले दिन रीवैल्यूएशन रखी है, ठीक है ना। बाकी इधर भी हो सकती थी, वो फिर अगले सवाल में देखेंगे फिर किसी वक्त। ओके, तो ये बात। तो अगर मैं एंट्री पास करूं तो डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट आ गया 50 से 31 दिसंबर 20 पर। तो 31 दिसंबर 2020 पर कैरी डाउन आ गया मेरे पास बैलेंसिंग फिगर तो 500 रुपए एसेट अकाउंट में, और यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 पर मेरे पास कैरी डाउन बैलेंसिंग आ गया 50 रुपए, और ये जनाब मेरा साल हो गया खत्म। कोई मसला यहां तक? अच्छा, अब अगला साल शुरू होता है ना जी, तो सबसे पहला काम करते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बना लेते होते हैं, ब्रॉड डाउन बना लेते होते हैं। ठीक हो गया जी, आइंदा नहीं लेजर बनाऊंगा, बस आज के लिए। ओके, अच्छा जी, अब पहला साल गुजर गया, कॉस्ट मॉडल अभी तक चल रहा है, ठीक है। अगला साल शुरू हुआ, साल के पहले ही दिन एसेट को करना है रीवैल्यू। अब मेरी जो तरतीब होगी वो क्या है वो सुन लें, बल्कि लिख लें। वर्किंग के लिए लिखें, ये मेरी वर्किंग है ना, वर्किंग 1, ठीक है। वर्किंग 1 मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो वर्किंग के लिए क्या मैं तरतीब रखा करूंगा, मैं जनाब एक लाइन खाली छोड़ूंगा, एक लाइन, ये उर्दू लिख रहा हूं मैं, एक लाइन खाली छोड़ेंगे और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे। एक लाइन खाली छोड़ दी, यानी अगले साल यकम जनवरी 21 पर एक लाइन मैंने खाली छोड़ दी और उससे अगली लाइन मैंने लिखी रीवैल्यूड अमाउंट। अब ये रीवैल्यूड अमाउंट फेयर वैल्यू को ही कहते हैं, ये कितनी है ये मुझे सवाल से मिलेगी। तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 500 तुसी, ठीक है जी, 500 तुसी कर लो, 580। अब 450 से एसिड को उठाकर ले जाना है 580 पे, 580 पे, ठीक है। तो 130 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया आपको, गेन या सरप्लस जो कह ले। अब इस सरप्लस को मैं पीएनएल में ले जाऊं ना, इसको रीवैल्यूएशन सरप्लस में लेकर जाना है, पीएल में लेकर नहीं जाना, ठीक है। तो ये मैंने कॉलम इसलिए बनाया था कि ये 130 कहां चला गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस में, और फिर ओपनिंग में कुछ भी नहीं पड़ा था, 130 आया, तो ये क्लोजिंग, ये 130 बटा 130 नहीं है, 130 बाय 130 नहीं है, ये 0 + 1, जैसे 450 + 130 इज इक्वल टू 580, 0 + 130 इज इक्वल टू, ये मेरी वर्किंग का फॉर्मेट होगा। ओके, कोई मसला तो नहीं, इससे समझ आ रही है? मैं एक बार सिखा दूं ना, आगे फिर चलते रहेंगे ना, फिर रिवैल्यूएशन भी रिवाइज हो जाएगी, बातों बातों में, और तरतीब भी चल पड़ेगी।
अच्छा, अब वर्किंग में हमने क्या किया, एक लाइन खाली छोड़ी, रीवैल्यूड अमाउंट लिखी और सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड कर लिया करेंगे। सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, और सही है। अब इसमें सरप्लस आ गया, ठीक है, किसी में लॉस भी आ सकता है। लॉस होता तो वो पीएनएल में जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर के लॉसेस को रिकॉर्ड करने से प्रूडेंस मना नहीं करता, ये फ्यूचर के गेन्स को रिकॉर्ड करने से मना करता है, और ये फ्यूचर का गेन है, अभी कमाया नहीं, हम कमाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब वर्किंग में तो कोई मसला ना आया। वर्किंग में तो हमने रीवैल्यूएशन के दिन क्या करना होता है, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना होता है। बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना होता है। तो वर्किंग में तो मसला इसलिए ना आया कि 31 दिसंबर 20 या 1 जनवरी 21 पे कह लें, हमारा जो एसेट है वो ऑलरेडी बुक वैल्यू शो कर रहा था, इसलिए हमें इससे कोई मसला नहीं आया। इधर आओ, एसेट अकाउंट क्या शो कर रहा है, एसेट अकाउंट तो 500 शो कर रहा है। 500 तो क्या है, 500 इज कॉस्ट। मैं चाहता हूं कि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे आ जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पर मौजूद है उसको ट्रांसफर कर दो, एलिमिनेट कर दो, निल कर दो, ट्रांसफर कर दो एसेट अकाउंट में। ठीक है, क्या मतलब, 50 को यहां से करो डेबिट और एसेट अकाउंट में कर दो क्रेडिट। इसके आगे क्या लिखोगे आप, एसेट अकाउंट। ये मैंने 1 जनवरी 2021 पे किया, ठीक है। और इधर क्या लिखोगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहां पे क्या बचा, निल। मैंने एलिमिनेट कर दिया अक्यूमुलेशन को, और दूसरी तरफ क्या आ गया, 500 माइनस 50 किया, तो इस वक्त एसेट अकाउंट क्या शो कर रहा है, 450 की बुक वैल्यू। तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन के दिन मुझे सबसे पहली एंट्री क्या करनी पड़ेगी, यार एक बात भूल गया, चलो खैर अब तो भूल गया हूं, मुझे चाहिए था मैं एक्सट्रैक्ट्स पहले इस साल के सारे बना लेता। खैर चलो, अब तो जो होना था हो गया जी। अब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, अगला साल शुरू होता है, तो सबसे पहले मुझे 1 जनवरी 21 पर, बल्कि मैं ना एंट्रीज ऐसे करता हूं इसकी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21 जी। तो 1 जनवरी 2021 पर सबसे पहले मुझे एसेट अकाउंट को, भाई वर्किंग में क्यों नहीं करना पड़ा, वर्किंग में एक लाइन छोड़ी, रीवैल्यूएशन अमाउंट लिखी, सरप्लस लॉस आ गया। वर्किंग में क्यों नहीं इस तरह का काम करना पड़ा, असल में ना रीवैल्यूएशन के दिन मैंने बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना होता है, तो वर्किंग तो ऑलरेडी बुक वैल्यू शो कर रही थी, तो मैंने बस एक लाइन छोड़ के फेयर वैल्यू लिखी, बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, गेन। लेकिन जर्नल एंट्रीज यानी कि लेजर्स में देखें, हमारा एसेट अकाउंट तो कॉस्ट पे बन रहा है, ऐसा ही है, और एक्यूमुलेशन अलग अकाउंट में आ रही है, तो इसलिए एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे लाने की एंट्री क्या है बताइए, हाँ, जो बैलेंस पड़ा हुआ है एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर उसको एलिमिनेट कर दो, एसेट अकाउंट में फेंक दो, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 50 से। और उसके बाद जनाब अब एसेट को कर लो रीवैल्यू। ठीक है, अब एसेट को रीवैल्यू करना है तो वर्किंग में वापस आ जाओ। एसेट की नेचर क्या है, डेबिट, तो इसको प्लस कर रही है ये फिगर, तो मतलब इसको बढ़ा रही है, तो एसेट क्या हो रहा है, 1 जनवरी 21 पर एसेट क्या हो रहा है, डेबिट। अब एसेट तो डेबिट हो गया, कितने से, 130 से। ठीक है, और 130 को पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बल्कि 130 को आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट करना है 130 से। ये जनाब आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस भी रिकॉर्ड हो। ठीक है, अब दूसरी एंट्री यहां पे भी पोस्ट करके दिखा देता हूं, एसिड डेबिट 130 से और ओसीआई से होकर रीवैल्यूएशन सरप्लस यानी कि स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी के अंदर आकर सरप्लस के लेजर में तो इसने आके रुकना ही है ना, तो यकम
ये चलो खैर बना देता हूँ, कोई मसला नहीं। रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन रिजर्व जो बेसिकली होता है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये एंट्री एसिड डेबिट या यकम जनवरी 21 पर एंट्री पड़ रही है, रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई से होता हुआ इधर आकर क्रेडिट, उसी में क्रेडिट होता है। फिर मैं बताता हूँ अभी क्या होता है, ठीक है ना। तो खैर एसेट आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी। तो ये बात समझ आ गई है। अगर आप इस वक्त आप 31 दिसंबर 21 पे कैरी डाउन बैलेंसिंग निकालेंगे ना, तो वो कितना आ रहा है जरा चेक कर लो, 580 आना चाहिए। चेक कर लो लेजर क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, चेक कर लो। 500 प्लस 130 माइनस 50 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो 580 ही तो एसिड की रीवैल्यूड अमाउंट है। एसिड अकाउंट सही है। एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर अभी डेप्शन इस साल की चार्ज होना बाकी है, मैंने कैलकुलेट ही नहीं करवाई है, तो वो आ जाएगा, तो डेप्शन आ जाएगा, ठीक है। बल्कि वो भी कर ही लेते हैं, एक ही बार मिटाता हूं इसको। अब जनाब 31 दिसंबर 2021 आया। अच्छा, मैंने आपकी कैवलन की किताब के अंदर देखा था कि ये एंट्री जो है ना, इस एंट्री के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्शन को डेबिट करता है वो, सरप्लस को क्रेडिट करता है वो, और 80 से एसेट को डेबिट कर देता है नेट में। बात तो एक ही है, मैं ऐसे ही करवाऊंगा, बात एक ही है, ठीक है। बात समझ आई है ये? आपने ऐसे एंट्री की हुई थी या जैसे पहले जैसे मैंने बोला वैसे की हुई है आपने? अच्छा, यानी कि वो इस तरह से जो एंट्री करता है कि जी आप क्या करें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करें और सरप्लस को रिकॉर्ड करें 130 से, और 80 से आपने एसेट को बढ़ा लेना, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे नहीं करता, अल्टीमेटली वर्किंग से मैच करा दिए मैंने। बात एक ही है, तो मसला तो नहीं, ठीक है। अगर मसला हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मसला रहेगा नहीं इंशाल्लाह आपको इससे। अच्छा, अब जब डेप्रिसिएशन की बारी आई, तो जब एक बार एसेट रीवैल्यू हो जाता है, तो डेप्रिसिएशन के लिए अब पुराने वाली 500 की कॉस्ट रेलेवेंट नहीं रही, ठीक है। क्योंकि 500 के हिसाब से अगर आप 50-50 करते जाएं, तो बाकी जितनी लाइफ बाकी है 9 साल, उसमें 450 डेप्रिशिएट होना है, तो बाकी का फिर क्या करोगे। तो आपने रीवैल्यूएशन के बाद जब डेप्रिसिएशन करनी है, तो फॉर्मूला आपका लगेगा रीवैल्यूड अमाउंट माइनस, अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू रिवाइज हो गई है तो वो चलो छोड़ो फिलहाल, रीवैल्यूड अमाउंट को डिवाइड करेंगे आप रिमेनिंग लाइफ, और ये रिमेनिंग लाइफ भी किस दिन निकालनी है, जिस दिन रीवैल्यूड अमाउंट पकड़ी हुई है आपने, यानी रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जी आपका, कुछ याद है? जी सर। तो रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी, और रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालनी है जी, यकम जनवरी 21 पर, रीवैल्यूएशन के दिन। मैंने इसीलिए यहां पे डेट नहीं लिखी ताकि गड़बड़ ना हो, कहीं लाइफ गलत ना निकाल दें। अब यकम जनवरी 20 को एसिड खरीदा था, उस दिन लाइफ थी उसकी 10 साल, एक साल गुजर गया, तो रिमेनिंग कितनी है, 9, तो इसको डिवाइड बाय 9 कर दिया, आंसर इज 64.4। आप कह रहे हैं कि 4 भी लिखो, हालांकि माफ भी कर सकते थे आपको, तो अगर मैं 64 ही लिख दूं सिर्फ, तो माफी मिलेगी? मिल गई है मुझे। अच्छा, अब एक मसला आएगा, वो मसला क्या है वो बाद में, पहले जरा बुक वैल्यू बताओ एसिड की, 516, ठीक है। तो ये जब आपने एंट्री पास की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो पीएनएल के अंदर 64 रुपीज की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई। अब अगर ये रीवैल्यूएशन ना होती, आम हालात में रीवैल्यूएशन ना होती, अगर आम हालात में ही डेप्रिसिएशन चार्ज होती, तो वो कितनी चार्ज होनी थी, 50, लेकिन रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई, उस वजह से डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो गई, 64, तो 14 रुपीज से डेप्रिसिएशन क्या हो गई, ज्यादा चार्ज हो गई। अब ये जो ज्यादा चार्ज हुई है, इससे प्रॉफिट कम हो गया, तो क्या एंट्री सीखी हुई है जी इसकी आपने, ये 14 रुपए की जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आई है, इसकी ट्रांसफर की एंट्री क्या है, वो भूल रही है। अच्छा चलो, उसको मैं थोड़ी देर के अंदर अच्छे तरीके से प्रूव करूंगा
ताकि लॉजिक भी क्लियर हो। फिलहाल जरा जुगाड़ वाली बात कर लें तो 31 दिसंबर 21 पर हमने ये 14 ऐसे नहीं निकालना, एक शॉर्टकट भी है इसका। वो क्या है, 130 सरप्लस की फिगर उठाओ और जो एसेट के साथ किया वही सरप्लस के साथ कर दो। इसको मैं कहता हूं बच्चों को हशर किया, इसका नशर कर दो। ठीक है, 14 ही आएगा, उसका आंसर वही आना है। ठीक है, तो ये 14 की जो फिगर है इसकी एंट्री क्या है, ये बचेगा कितना, रीवैल्यूएशन सरप्लस को तो भाई ने डेबिट कर दिया इसको देखकर, क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्या होती है, क्रेडिट। तो इसमें से अगर माइनस हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, डेबिट। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस और डेबिट हो गया। अब इसको फेंकना कहां पे है। अच्छा, ये लंबी कहानी क्या है, सुनो। लंबी कहानी ये है, बल्कि थोड़ी देर रुक जाओ। फिलहाल ये एंट्री में कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ठीक है, कितने से। अब ये क्यों ऐसे हुआ इसको मैं अभी आपको प्रूफ करता हूं इंशाल्लाह। मैं आज आपको ना समझ आया तो फिर बेटा तुम चले जाना, ठीक है, छोड़ के। जिंदगी रही तो समझ आएगा लाजमी, एक नहीं कई तरीके से समझाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह पहले तो दूसरे से होना ही नहीं काम। ठीक है, हाँ फिलहाल तो जुगाड़ लगाऊंगा थोड़ा सा। तो डेप्शन की एंट्री कितनी आ गई, 64। मैंने ये लेजर मिटाने इसलिए जरा मैं इनको फटाफट खत्म कर रहा हूँ। 31 दिसंबर 21 पर कैरी डाउन कितना आ गया, 64 ही है, क्योंकि ईयर के स्टार्ट में रीवैल्यूएशन हो गई थी ना, तो उस दिन तक की डेप्शन एलिमिनेट हो गई थी। ठहर जा, अभी एक रहता है। दूसरी एंट्री की आपने 31 दिसंबर 21 पर। ठीक है जी, ये समझाया नहीं जाता कहीं पे भाई, तो कैसे समझ आएगा, ये समझाया नहीं जाता, आज आपको समझाया जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको जरा पूरा करवा दो। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट जी, कितने से, 16 नहीं, अच्छा 14 जी। और 31 दिसंबर 2021 पर कैरी डाउन 116। ठीक है, ये आपकी वर्किंग से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, और ऊपर भी आपका एसिड भी मैच कर रहा है, बस वो जरा दो टुकड़ों में मैच कर रहा है। एसिड 580 पे नजर आ रहा है, अक्यूमुलेटेड एसिड 64 पे नजर आ रहा है, दोनों को नेट करो तो बुक वैल्यू 516 ही है। ठीक है, तो ये जरा लेजर सिर्फ मैंने इसलिए बनवाया कि पहली एंट्री मैंने आपसे करवानी थी। इनमें कोई मसला है तो बताओ, वरना मैं इसकी मोहताजी हटाकर आपके साथ एक्सट्रैक्ट से डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, चलो अब आती है कहानी सारी शुरू से। देखो भाई, फाइनल अकाउंट्स भी तैयार हो रहा है ना। ठीक है, फाइनल अकाउंट में यही तो होना है, क्या चीज ओसीए में जानी है, क्या चीज एसओसीआई में जानी है, क्या चीज बैलेंस शीट में नजर आनी है। सिर्फ रिलेशन पढ़ के आ गए हो, ये एंट्री नहीं पता कि क्या है, हद हो गई। अच्छा, अब एंट्री याद है, तो एंट्री तो याद होती है यार, वो तो मुझे भी याद है। अच्छा, अब एसओसीआई में आपको पता है पीएनएल भी होता है और ओसीआई भी होता है। मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा, ओके, जाहिर सी बात है एक्सट्रैक्ट्स ही बना सकता हूं। 2020 की बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो 2020 इधर 21 आ जाएगा ना। अच्छा, अब पता ही आपको पीएनएल में सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, लटरम पटरम, ये वो करते कराते हम पहुंच गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, कोई मसला इस बात से आपको कि हम जंप करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आए, ये तो आ सकते हैं ना, तो बोलो। अच्छा, अब ये मुझे नहीं पता इस सवाल के अंदर कितना है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। उसके बाद अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का सेक्शन शुरू होता है। ठीक है, और फिर इधर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम भी इंशाल्लाह आ जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, रीवैल्यूएशन तो पता नहीं अभी आएगी ना आएगी, आए तो सही पहले, अभी तो मैं जरा सिर्फ आपको थोड़ा सा ऐसे जरा फॉर्मेट बना। अच्छा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना के आए हो कुछ, इसके भी एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे जी। ठीक है, और ये भी मैं बना रहा हूं 2020 के लिए, और इसमें फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20, और इसमें सिर्फ मैं बना रहा हूं रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम। कोई मसला, क्योंकि शेयर कैपिटल का मुझे पता नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, अब ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है जी, बताइएगा। हाँ मुझे पता है ये, ठीक हो गया। अच्छा, अब कहानी शुरू हो रही है जी। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इज अबाउट टू बिगिन। 20 के साल में हमने एसेट खरीदा, को मसला, साल के मसला कहते जी सर। अच्छा,
साल के एंड पे हमने इसको डेप्सिट किया, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, अब ये डेप्रीसिएशन इस पीएनएल के अंदर यहां कहीं रिकॉर्ड हुआ होगा, कितना? 50। और प्रॉफिट तक आते आते ये डेप्शन एक्सपेंस माइनस हो गया, कोई मसला? अच्छा, अगली बात, ईयर एंड हो गया, कहानी खत्म हो गई। जो पैट था उधर से ओसीआई में कुछ भी नहीं आया, तो फिर टीसीआई, ये दोनों चीजें मिलकर दिस प्लस जीरो ये टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम बन गई। अब दो चीजें मैंने बनानी है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग, ये दोनों मुझे चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब जी पता नहीं रिटेन्ड अर्निंग ये मैंने पहले क्यों लिख दिया, याद हो गई। तो पता नहीं रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी थी, बट रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो मेरा जीरो है। आई एम कंफर्म अबाउट दिस, ठीक है जी, ये क्या है? जीरो। अब देखो बच्चों, ये पैट है, ये क्या है? ये पैट कहां जाता है? चेंज इक्विटी में कहां जाता है? कहां? शेयर कैपिटल में जाता है, शेयर प्रीमियम में जाता होगा, शेयर 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 प्रीमियम में नहीं जाता। अच्छा, रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाता होगा, है ना? कहां जाता है? पक्का? पक्का पता है? पक्का पता है? यानी पैट की लाल गाड़ी है, लाल गाड़ी, तो लाल गाड़ी पर सवार होकर ये आएगा अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। ओहो, ये तो ये आ गया जनाब आपका पैट। ओके, डन। ये बात समझ आई है? मुझे नहीं पता था कि ये कितना है, कोई अज्यूम कर लेते फिगर। बहरहाल ये मेरे पास टोटल पहले स्टेप में पैट ही लिखो, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा कहां पे आ गया? रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। उसके बाद ये है चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या है जी? चेंज इन, बल्कि ब्लैक से ही लिखता हूं, गाड़ी इसकी नीली बत्ती वाली सरकारी आदमी है, ठीक है। चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, जो कि इस साल कोई भी नहीं आया। अब इसकी गाड़ी जो है ना, उसकी बत्ती कौन सी है? नीली, सरकारी आदमी है, तो ये अपनी गाड़ी में बैठकर आया और यहां पर कितना आया? पहले साल में कुछ था नहीं ना, मैंने वहां से बात उठाई है, ठीक है। अच्छा, तो यही क्या बन जाएगा? क्लोजिंग, ठीक है। ये आ गया और ये जीरो है। आप कोई फिगर अगर अज्यूम करना रिटेन्ड अर्निंग्स की और प्रॉफिट की, तो ये सवाल कंप्लीट भी हो सकता था। बहरहाल अब तो चूंकि नहीं की, तो अब मैं नहीं करने दूंगा। अब क्वेश्चन मार्क मैं लिख लिख के मार गया हूं, अब नहीं, हुन नहीं। तुम कहां से चले जा रहे हो यार, इधर आओ। लो भाई, ये मेरा 2020 ओवर, क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, अब शुरू होता है जनाब 2021, ठीक है। अब 2021 में अगर आप SOCI बनाएंगे 2021 के लिए, तो भाई इसमें तो कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं ना हुआ करता, पता ही है ना आपको। बोलो, इनकम स्टेटमेंट है ना, इनकम स्टेटमेंट में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं आता। प्रॉफिट तो वैसे ही रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज हो चुके हो, है ना बेटा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे PNL आ गया उसी तरह से, और यहाँ पे करके OCI आ गया, और यहाँ पे करके TCI, ताकि आमने सामने रहे ना जरा, समझ तो गए होगे। अच्छा, ओके, ले ते फिर ले ते फिर ले, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। तो उसी तरह से मेरे पास दो ही चीजें हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस। शेयर कैपिटल वगैरह का मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब ये बन रही है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21। इसका भी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। ऐसे ऐसे कर रहे हो, होगा भाई, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो इस साल की ओपनिंग ही बनेंगे। ये ओपनिंग 1 जनवरी 21 का है, जो कि 31 दिसंबर 20 का क्लोजिंग था। यानी ये और ये यहां से उठ गया, को मसला। अच्छा, अब मेरा ये साल शुरू हुआ 21 का, और मैंने पहले साल के पहले ही दिन क्या किया? एसेट को रीवैल्यू। तो इस एंट्री से PNL पे क्या असर पड़ा है बताओ? अक्यूमुलेटेड एडिशन को PNL का आइटम है, अक्यूमुलेटेड एडिशन PNL का आइटम है,
कॉन्ट्रा एसेट है ना, ठीक है। तो इसकी एंट्री एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट तो एसेट अकाउंट में पड़ी थी और एक्यूमुलेशन अकाउंट में पड़ी थी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट एसेट, अगेन एसेट और सरप्लस इन, क्योंकि इसको पीएनएल में लेकर नहीं जा सकते। तो यहां पे हम आए तो हमने यहां पे चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखा। कितना है जी चेंज? 130। पॉजिटिव नेगेटिव? क्रेडिट हो रहा है, ये क्रेडिट नेचर की, मतलब पॉजिटिव इसमें क्रेडिट होते हैं ना, इनकम्स गेन्स क्रेडिट होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया आपने? 64। तो ये डेप्रीसिएशन जनाब आपकी आ गई 64 और यहां से आप पहुंच गए अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, ठीक है जी, ये सही है। अच्छा, अब अपनी अपनी गाड़ियों पे ये सवार होंगे। लाल गाड़ी रिटेन्ड अर्निंग्स को जाती है, तो यहां पे आके आपने, अच्छा मैंने यहां पैट लिखा था, अगर मैं यहां पे टीसीआई लिख दूं किसी को एतराज तो नहीं? टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम में ही ये दोनों चीजें होती हैं, पैट भी और ओसीआई भी। तो आमने सामने लिख दिया मैंने, यहां पे लिखा टीसीआई 2020 का, कोई मसला? अच्छा, अब लाल गाड़ी में बैठे बैठे आया कौन? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आके कहां पे पोस्ट होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में। जबकि आज नीली गाड़ी की भी सवारी मौजूद है और वो आएगी अपने घर, ठीक है जी। तो ये 130 कहां आता है? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। कितना? तो ये जो हमने कहा था रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई, तो वहां से प्रेजेंट होके अल्टीमेटली वो इक्विटी के अंदर आ जाता है। अब अगले साल ये 130 इधर नजर नहीं आना 22 में, जैसे ये वाला प्रॉफिट अगले साल नजर नहीं आना, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में आया पड़े। तो एक तो ये स्टेप पहला हमने पूरा किया। ये जो एंट्री है एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, मैंने क्यों लिखा? समझ आ रही है? चल, अच्छा अगली बात, इसके सामने क्या लिख दूं? टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2021 की आ गई। अब एक मसला हुआ, वो मसला क्या है भला? नहीं, वो ट्रांसफर करना क्यों है ये तो समझ नहीं आता आपको, वही समझाने निकला हूं। अब मेरा सवाल, आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन की वजह से कितनी हो गई? 64, यानी 14 रुपए से डेप्शन एक्सपेंस। अब ये जो एक्सपेंस 14 रुपए से बढ़ा है, ये किस वजह से बढ़ा है? रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से। पूरी बात करो, रीवैल्यूएशन अपवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से। अच्छा, वो जो वजह है वो कहां पड़ी है? अच्छा एक बात बताऊं आपको, अकाउंटेंट्स जो है ना, अकाउंटेंट्स यहां तक को कहा करते हैं इनसाइड पीएनएल। क्या कहते हैं जी? इनसाइड पीएनएल, ठीक है। ये पीएनएल के अंदर की बात है जी, इनसाइड पीएनएल। और इससे आगे इसको क्या कहा जाता है? आउटसाइड पीएनएल। कभी सुना है ये? नहीं तो आज सुन लो, कोई बात नहीं, आज सुन लो, आप जिंदगी में सुनते रहना आगे। आउटसाइड पीएनएल। अब रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई जिस वजह से डेप्रीसिएशन इजाफी चार्ज हो गई, जिसका असर इनसाइड पीएनएल पड़ा है, जबकि वो वजह आउटसाइड पीएनएल है। ये बात समझ आई? दोनों अलग अलग है। अच्छा, अब इससे हुआ क्या है? 14 रुपए से जो डेप्शन बढ़ी है उस वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14 रुपए से क्या हो गया? कम। अब ये कम वाला प्रॉफिट अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स में आ गया, और जिस वजह से ये कम हुआ था वो वजह भी अपने घर आ गई। अब ये दोनों हमसाए हैं, ये इनके बेटे थे, ठीक है, समझा रहा हूं। तो पैट ने पता क्या कहा? अब्बू अब्बू, ये अंकल का जो बेटा है ना, उसकी वजह से हमें 14 रुपए का नुकसान हुआ है। बात समझ आ रही है? ये जो बेटा है, सरप्लस का जो बेटा, ये जो इस साल सरप्लस आया, इसी वजह से तो ये इंक्रीमेंटल एक्शन आई है। तो इसकी वजह से पैट क्या हो गया? 14 रुपए से कम। इस पर तो कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है। अब ये इधर पहुंच गया रिटेन्ड अर्निंग्स में। अच्छा, डेप्शन को नहीं छेड़ सकते हम, क्योंकि डेप्शन तो रीवैल्यूड एसेट की जो वैल्यू नजर आ रही है उसी ने डेप्शन होना है, पीपीई के अंदर नजर आ रही होगी। क्या ख्याल है? अच्छा, अब ये यहां पे आगे बोला, अब्बू 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 अब्बू, इस 130 की वजह से हमें 14 रुपए का नुकसान हो गया है, आप जरा बात करें अंकल से। तो इसने सरप्लस से बात से कहा, भाई क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा यार, वो बेटा बता रहा था आपकी वजह से 14 रुपए का हमें नुकसान हो गया थोड़ा सा, अगर हो सके तो वो हमें वापस करने का। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कितना? 14 है, ये लो, यहां से निकालो और ये आप रख लो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हुआ है? ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का असर पड़ गया था प्रॉफिट पे। आम हालात की निस्बत डेप्शन 14 रुपए से बढ़ गई, जिस वजह से प्रॉफिट 14 से कम हो गया। अब ये कम प्रॉफिट आया रिटेन्ड अर्निंग्स में, लेकिन ये जो प्रॉफिट कम हुआ था इसकी वजह पीएनएल से बाहर पड़ी हुई है। वो वजह क्या है? वजह क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस।
ठीक है। तो फिर जब वजह बाहर है तो वजह जहां पे गई है फिर हमने जाके उससे इतना असर वापस ले लिया, इतना प्रॉफिट्स को बढ़ा लिया। इसको कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। इसीलिए इस एंट्री के साथ कभी आपको ओसीआई लिखा हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि ये एंट्री हुआ करती है विद इन इक्विटी। ये एंट्री कहां हुआ करेगी? विद इन इक्विटी। कुछ समझ आया? अच्छा, इससे भी बचपन वाली बात है, लेकिन मेरे ख्याल में आप इतने बच्चे नहीं है कि उससे भी बचपन वाली बात से ये एंट्री सिखाऊं। ये ज्यादा लॉजिकल तरीका है और ये ज्यादा लॉजिकल बात है ही ऐसे। तो मेरे ख्याल में अगर समझ आ गया तो ये ठीक है कि डेप्रिसिएशन, इजाफी डेप्रिसिएशन कहां पड़ी हुई है? इनसाइड पीएनएल। जिस वजह से ये इजाफी हुई है वो वजह आउटसाइड पीएनएल है। अच्छा, अब इसकी वजह से प्रॉफिट कम होकर इधर आ गया और रिटेन्ड अर्निंग्स में और यहां पे सरप्लस अपने घर आ गया। तो अब ये जो इस पे असर पड़ा है अपवर्ड इवेंट की वजह से, यहां पे आके हमने सरप्लस से वो लेकर रिटेन्ड अर्निंग्स को दे दिया। को मसला? तो ये एंट्री बनी सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग। क्रेडिट नेचर की चीजें, ठीक है। तो ये एंट्री आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जनाब आपका किस्सा मुख्तसर ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही, यही नाम। अच्छा, एक तरह से ना यूं भी कह सकते हैं, अगर विचली गल होर सुननी है तो आज फिर बात हो ही रही है कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की, तो कर लो ना। अनरियलाइज गेन था साल के शुरू में 14 मिलियन का, ऐसे ही है, 14 जो भी है 14 का, ठीक है। अब एक साल गुजरा तो ये एसेट इस्तेमाल हुआ तो इससे जो फायदा आना था, ठीक है, इसने चलकर चीजें बनाकर प्रोडक्शन करके हमें दी, हमने बेची होंगी। तो जो फिक्स एसेट ने हमें एक साल फायदा देना था, यकम जनवरी 21 पे खड़े होकर कह रहे हैं ना कि ये जनाब 130 मिलियन का गेन अभी आया नहीं, आएगा, ये फायदा आएगा। अब एक साल गुजर गया तो जितना एसेट ने वैल्यू लूज किया ड्यू टू इस्तेमाल, हम ये कह नहीं सकते कि इतना एसेट ने चल के हमें फायदा दे दिया है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एसेट जो एक साल चला, जितनी वैल्यू इसने लूज की, दरअसल इसने इतनी हमें जो है वो इतना हमें फायदा दे दिया है। तो ये एक तरह से रियलाइज हो गया है इतना प्रॉफिट। तो अनरियलाइज प्रॉफिट से रियलाइज में हमने ट्रांसफर किया, ये असल पिछली गल है ही है। लेकिन अनरियलाइज को रियलाइज में क्यों ट्रांसफर किया है? क्योंकि एक साल उसने फायदा दे दिया हमें, चलकर, बिक कर नहीं दिया, चल कर दिया है। तो चलने की वजह से उसने जो वैल्यू लूज किया वही डेप्रिसिएशन थी। तो वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो जरा इस तरह से हम बाला छोड़े इस बात को, जरा आसान बात वही है जो हमने कर ली, ठीक है। बाकी एंट्रीज तो आपको पहले से ही याद है, थोड़ी सी लॉजिक ही देनी थी आपको, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आप हमने फाइनल अकाउंट्स करने हैं जिसके अंदर इसने आना है। तो फाइनल अकाउंट में हम एसओसीआई बना रहे होंगे, तो जिस साल में सरप्लस आएगा उस साल में उसने प्रेजेंट होना है। लेकिन उसके बाद अगले साल अगर नहीं आएगा तो यहां नहीं नजर आएगा, पर ट्रांसफर तो हर साल होती रहेगी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की। ये बात समझ आई है? ठीक है, चले। ये थोड़ा सा जरा एक सिंपल सा सवाल मैंने इसलिए करवाया कि जरा मैं बुनियाद करना चाह रहा था, आपकी स्टार्ट से जरा उठाना चाह रहा था। अब मेरा दिल है जरा जल्दी से एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 पर ये बुक वैल्यू आ रही है। अच्छा, बाय द वे इधर देखो, अगर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स भी कोई बनाने का कहे आपको, वो तो बहुत आसान है। अगर मैं इसी साल के बता दूं 31 दिसंबर 2021 के, ये तो बहुत आसान है। नॉन करंट एसेट्स में आपको क्या नजर आएगा? एसेट है, पीपी कह लो या एसेट कह लो, ये 516। और इक्विटी में आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस है, रीवैल्यूएशन रिजर्व नजर आएगा 116। इधर से भी देख लो, ये क्लोजिंग निकालो ना। क्लोजिंग आपने क्यों नहीं निकाला? जब साल खत्म हो गया तो क्लोजिंग भी तो निकालना था। तो क्लोजिंग 31 दिसंबर 2021 का ये आ गया जनाब, ये मैं निकाल देता हूं आपको, ये आप बता दें। यही तो है वो अपनापन, ठीक है। तबाल दानेदार, पर ठीक है, को पूछे अगर तो ये भी बांध सकते थे, ठीक है। और सही है, कुछ समझ आ रही है? अहमद यार ये बोर्ड बिठा ले आओ इधर। एक मिनट बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ भाई। तस्वीर, हाँ, गूंगे
गूंगा तो बोल नहीं सकता, लेकिन लोग कहते हैं गूंगे इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो सुन नहीं सकते, असल में वो बहरे होते हैं। ऐसा ही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था? अच्छा चलो मिटा दो, ले आओ भाई इधर। अच्छा जी, अब ये सवाल हम करने लगे हैं। आठवां सवाल। कितनी देर की हो गई भाई दूसरा पार्ट? टोटल कितनी रिकॉर्डिंग हो गई है? जरा बच्चों को ना वापस लाएं, अब 1 घंटा 45 मिनट से ज्यादा नहीं रिकॉर्डिंग करनी, नाराज होने लग जाएंगे बच्चे जी। हैं? नहीं सही बताओ। अब फिर क्या करें? नहीं नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ 10-15 मिनट और पढ़ना ले। चलो 2 घंटे की क्लास का, वैसे भी 2 घंटे की क्लास मेरा प्लान था, 1:45 वैसे ही रखा था। अच्छा जी, अब ये जनाब सवाल है, जर्नल एंट्रीज करनी है। जर्नल एंट्री छोड़ो, वो तो उन्होंने कह दिया करनी है, हम तो सब कुछ ही करेंगे। मतलब मैं जो काम भी किया ना आपके साथ, ये एंट्रीज भी करूंगा, इसमें आपको एक्सट्रैक्ट्स भी बना के देने हैं मैंने, ठीक है? तो मैं तो कहता हूं उधर ही करेंगे, ठीक है? मार्कर्स ताजा दम मौजूद है हमारे पास, मसला ही कोई नहीं है। STML परचेज द प्लांट फॉर $500 मिलियन ऑन यकम जुलाई 10। जुलाई आ गया, परेशान तो नहीं हो गए? जुलाई जून, अच्छा। The plant has an estimated life of 10 साल with no residual value. STML uses revaluation model for subsequent measurement of PPE and accounts for revaluation on net replacement value method. ये कौन सा मेथड होता है? नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड यही होता है जो हम कर रहे थे, यानी जिसमें एक्यूमुलेटेड एडिशन को क्या कर देते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं। एक होता है ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, उसमें एलिमिनेट नहीं करते, ठीक है? लेकिन वो आपकी किताब में तो नजर नहीं आया, देख लेंगे कभी दिल किया तो कर लेंगे, ऐसी छोटी सी एग्जाम्पल, जरूरत नहीं है, बस यही है मेथड। अच्छा आगे वो कहता है द डिटेल ऑफ रिवैल्यूएशन परफॉर्म बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आर एज फॉलोज, दिस एंड दिस। हर साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हो रही है, तो कब? जुलाई 10 को हमने वर्किंग स्टार्ट कर देनी है जी। वर्किंग मैं यहां से कर रहा हूँ जी शुरू, वर्किंग 1 डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लांट है जी, ओके, प्लांट, रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमें नजर आया, ये 2 कॉलम्स होते हैं। अभी P&L यूज तो नहीं हुआ, हो जाएगा, कोई मसला, ठीक है? अच्छा, अब यकम जुलाई 2010 पे हमने एसेट खरीदा कितने का? 500। तो मैं यहाँ पे एंट्रीज कर रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड, जरा अलग से करके ना, क्योंकि इस दिन इस साल में रीवैल्यूएशन नहीं हो रहा, अगले साल से शुरू हो गई है, तो मैं चाह रहा हूँ वो रीवैल्यूएशन वाली सारी वर्किंग जरा सामने सामने आ जाती, अल्लाह करे वो भी आ जाए। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, सॉरी ईयर एंड तो 30 जून है हमारा, तो रोड़ा पै गया जी, ठहर जो जी। तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011 और यकम जुलाई 2010 पे प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट जो भी कर लो 500 से, लो जी वर्किंग शुरू से ही हो जानी, मुझे लग रहा है जगह काफी है, ठीक है? और उसके बाद ले आओ इधर, ले आओ इधर, ले आओ, आगे खुला खुला काम करना है, क्योंकि देख रहे हो आप मैंने एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं, सब कुछ करना है, तो ये तो गुजारा हो ही जाएगा, ये तो सीधा सा, इसमें तो कुछ है नहीं। तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी यहाँ पे, प्लांट आ जाएगा, प्लांट मतलब पौधा, अच्छा तो प्लांट आ गया जी, पौधा आप कह रहे हैं। उसके बाद इसका सरप्लस और पीएल। अच्छा अब ये मैंने कर लिया था पहला, यकम जुलाई 2010, कॉस्ट है 500, अब ईयर एंड आएगा 30 जून 2010, तो 11, तो डेप्रीसिएशन आएगी, 10 साल लाइफ है, 500 डिवाइडेड बाय 10, 50,
और ये 450 आ गया कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू, बात तो एक ही। तो 30 जून 2011 पर आपने एंट्री पास की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 50। तो क्या इस साल के एक्सट्रैक्ट्स बनाने की जरूरत है? अगर आप खामखा करेंगे भी सही तो मैं क्या करूंगा, जगह ही कोई नहीं है मेरे पास, तो रहने दें बस। चलो कर ही देता हूं मैं। SOCI में PL में सिर्फ डेप्रीसिएशन आनी है 50 की, और फिर पैट आ जाएगा जो कि मुझे पता नहीं है, और फिर अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में कुछ भी नहीं आना, कोई चेंज नहीं है। टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम आ गई टोटल इनका। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस की अगर बात करूं तो ओपनिंग 0 है, और इस साल कुछ भी नहीं हुआ तो क्लोजिंग भी 0 है। इनका मुझे पता नहीं है, वैसे होंगे तो सही जाहिर है। तो ये इस तरह से बस थोड़ी सी बात। अब मैं कहानी, असल में कहानी अब शुरू हो गई, ठीक है। बहुत दफा करो बेटी पाओ, उसका मसला नहीं है ना, उसका मसला इसलिए नहीं है उसमें ये क्लोजिंग उठा के ले जाना है आपने, साइंस ही कोई नहीं। इक्विटी के अंदर क्या ले जाओगे, सरप्लस और क्लोजिंग अगर होगा तो। अच्छा, अब 1 जुलाई 11 पर चूंकि रीवैल्यूएशन हो रही है तो मेरा असूल क्या है, मैं एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखा करता हूं। तो 1 जुलाई 11 पर 630 पर चला गया आपका एसेट, तो रीवैल्यूड अमाउंट आपने लिखी 630, तो आंसर क्या आ गया, बैलेंसिंग 180 से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। 450 से 630 पे ले जाना है, तो रीवैल्यूएशन पर आपको सरप्लस आ गया। इस सरप्लस को आप ले जाओगे, सरप्लस OCI से घुमाते हुए सरप्लस में PNL में नहीं लेके जाना, ठीक है। एंट्रीज एक ही बार करते हैं। अब ये रेंड आएगा तो इस रीवैल्यूड एसेट को डेबिट करना है, तो रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ोगे, डिवाइड करोगे रिमेनिंग लाइफ पे जो इस दिन खड़े होकर निकालनी है, 1 जुलाई 2011। तो 1 जुलाई 10 पे अगर एसेट आया था तो 1 जुलाई 11 तक कितने साल गुजर गए, 1 गुजर गया, तो बाकी रह गए 9। और साथ ही आपको मैंने कहा है हशर के साथ नशर भी कर दिया करो। हशर के साथ नशर क्या है, वही बुक वैल्यू उठाओ, जो एसेट के साथ हशर किया वही नशर। जी कितना, 70 और 20। तो ये जनाब आपका 560 और 160 ये किया हुआ काम है आपने। बस बेटा मैं आप थोड़ी सी तसल्ली कर रहा हूँ अपनी, और तो कुछ नहीं। और दूसरा कुछ चीजें जो कमजोर होती हैं जरा वो भी बंदा सीख लेता है बातों बातों में, और थोड़ा रनिंग में भी आ जाता है। पुराना जिसने पढ़ा हुआ है वो भी रनिंग में आ जाएगा, डिफरेंट तरीकों से पढ़ा हुआ है एक तरीके पे आ जाएंगे, तरीके तो सारे ही सही, ठीक है। अच्छा, अब फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012, तो 1 जुलाई 11 पर आपने पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट करना है। अब पिछली एंट्री को देखो तो 50 एक मिनट में मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं पिछली एंट्री को ना देखो, वर्किंग से डायरेक्ट फिगर्स निकालनी पड़ सकती है किसी भी एक साल में। तो आप यहां खड़े हो, यहां खड़े होकर देखो, अगर तो ये एसेट आज से पहले कभी भी रीवैल्यू नहीं हुआ तो डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक की डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी, और अगर कभी हुआ होगा रीवैल्यू तो उस दिन तक की एलिमिनेट हो गई होगी, तो उस दिन से लेके इस दिन तक की पड़ी होगी, ठीक है। समझ आई ये बात। अब यहाँ खड़े होकर देखा तो ये एसेट कभी रीवैल्यू नहीं होता, तो हमने कहा इन दोनों डेट्स के दरमियान जितनी डेप्शन पड़ी हुई है वो हमारे पास इकट्ठी हुई पड़ी, तो वो तो सिर्फ कितनी पड़ी हुई है, ये 50। तो 50 रुपए की डेप्रीसिएशन को अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से डेबिट करके एसेट में क्या कर दो, क्रेडिट। अब एसेट तैयार है, रीवैल्यूएशन के लिए वार्म अप हो गया, ठीक है। बुक वैल्यू पे आ गया ना एसेट अकाउंट। अब एसेट, तो ये जो वो दो एंट्रीज इकट्ठी होती हैं मैंने अलग अलग की है, जरा मुझे समझ इस तरह से अच्छी आती है, ठीक है ना। तो 1 जुलाई पर फिर आपने क्या किया जी, एसेट डेबिट के क्रेडिट 180 डेबिट बढ़ रहा है, और इधर सरप्लस भी बढ़ रहा है, तो सरप्लस नेचर क्या है, क्रेडिट, तो भी बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा प्लांट डेबिट
और रीवैल्यूएशन सरप्लस, लेकिन जो जिस साल में रीवैल्यूएशन हो, रीवैल्यूएशन पर सरप्लस का अरोज होना जो आना है, ठीक है, या रिवर्स होना होगा, वो ओसीआई में नजर आया करेगा। ठीक है, तो 100 टू सी 180। उसके बाद क्या है जी, 30 जून 12 आया, 30 जून 12 पर आपने डेप्रीसिएशन की एंट्री पास की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। जैसे ही आपने ये एंट्री की, ओ 20 रुपए की इंक्रीमेंटल डेप्शन पैट को हिट करती हुई रिटेन अर्निंग में चली गई, और पैट ने जाकर रिटेन अर्निंग को क्या कहा, अबू हम सामूहिक वजह से हमें 20 रुपए का क्या आ गया है नुकसान, उनसे ले लें। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल डेप्शन की ट्रांसफर की एंट्री हुआ करती है टू रिटेन अर्निंग्स, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, लेकिन इसके साथ आपने ओसीआई नहीं लिखना, ये विद इन इक्विटी होती थी एंट्री। ठीक है, तो रियल सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 20 से। जी ट्रांसफर की एंट्री हो गई अब? करूंगा। अच्छा चलो, लो जी, ट्रांसफर की एंट्री छोड़ी हुई थी चॉइस में, पहले जब पढ़ा था तो उस वक्त समझ नहीं आती थी तो चॉइस में छोड़ देते थे, ये समझते थे, समझ नहीं चाहिए थी ना। नहीं, ये काफी टाइम बाद सवाल किया था, जब आप मेरे ख्याल से जुमेरात को लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चले, अच्छा कोई एसओसीआई में पीएनएल आएगा। मैं एसओसीआई की हेडिंग जरा अगर आप माफ कर दें तो छोड़ दूं, जरा जगह तांग है मेरे पास है। तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स, दो 2012 30 जून है, ठीक है, और इसमें आएगा जनाब आपके पास आगे चल के पैट, और फिर ओसीआई ऐड करते होते हैं आप, जिसमें चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आएगा। नहीं वो तो मैं बाद में देखता हूँ ना, अभी सवाल में जाके, अभी तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बना रहा हूँ। कहाँ जाएगा ये कॉन्सेप्ट, घर छोड़ के आएंगे इसको इंशाल्लाह, जाने ना देंगे इसे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में मेरे पास सिर्फ 2 ही कॉलम्स, बल्कि 2 भी नहीं होते, खैर चलो 2 चूंकि हिट होने हैं तो मैं दोनों बना देता हूँ। ट्रांसफर की एंट्री में कम से कम हिट तो हो जाता है ना जी, रिटेन्ड अर्निंग्स भी। ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस यकम जुलाई 2011 का होगा, जो कि सरप्लस का 0 था, चेक कर लो। अब ये सारी कहानी इधर पोस्ट करता हूं, सिर्फ रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट। साल के पहले ही दिन हमें ये 180 की हिट ओसीआई में लग रही है, हमने यहाँ पे पॉजिटिव 180 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री हमने की कितनी जी, 70 से, और प्रॉफिट ने रोते रोते इधर आकर स्टॉप किया ये, और सरप्लस ने हंसते हंसते इधर आकर स्टॉप किया 180 पॉजिटिव, और ये हमारी आ गई ना टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 2012। ठीक है, अब 20 रुपए की डेप्शन तो इंक्रीमेंटल हो गई ना, उस वजह से प्रॉफिट पे असर पड़ गया, तो उसको फिर हम इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन को, हम वो डेप्शन जो मेंटल होगी उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्शन, है ना, कहते हैं यस। इंक्रीमेंटल डेप्शन को ट्रांसफर करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स में, सरप्लस से निकालो रिटेन्ड अर्निंग में फेंक दो। ठीक है जी, तो ये जनाब बच गया 160 और ये क्लोजिंग। ठीक है जी, सर ये हर सवाल में हमने ये करना है ट्रांसफर, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं, अभी मैंने नहीं बताया, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। ये ऑप्शन है स्टैंडर्ड की तरफ से कि चाहो तो ईयरली करो, चाहो तो एक ही बार डिस्पोजल पे, लेकिन अभी सीख तो लो ना पहले, फिर बाद में दो। जब ऑप्शन आ जाता है फिर तो वो बात की बात है ना, लेकिन ऑप्शन आए कि ये करना है तो ये आता ही ना हो फिर फायदा, तो पहले सीखो, फिर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं तो सवाल आपको गाइड किया करेगा कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, और सही है ना जी सर। चलो जी नेक्स्ट,
अब अगला साल आता है, ये अगला साल ही तो कराने के लिए ये सवाल किया, वरना पिछले सवाल में इतना तो हो ही गया था। तो बस इससे अगला सवाल एक कर लो, उसके बाद तीसरा सवाल जो है भाई मुझे पिक्चर दे देना कल, मैं उससे आगे फिर इनको कल करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब 2 को रीवैल्यूएशन तो आपने कहा था उस दिन, खुद माना था मुंह मनिया सी तुसी कि 2 को रीवैल्यूएशन तो हमने की हुई है, ठीक है। तो कोई नहीं, तीसरी भी जब 2 की है तो तीसरी भी हो सकती है, चलो खैर। अच्छा जी, अब एक लाइन छोड़ दें, यकम जुलाई 2012 पर एक लाइन छोड़कर अगला साल शुरू हो गया, 13 वाला साल, यकम जुलाई 12 से 30 जून 13 वाला, ये 13 वाला साल, और पहले ही दिन एसिड क्या हो रहा है, लॉस, मतलब रीवैल्यू, पहले क्यों कहे रीवैल्यू हो रहा है, ठीक है, जबानी नजर आ गया, कोई बात नहीं, रीवैल्यू हो रहा है। तो एक लाइन छोड़कर आपने क्या लिखा जी, रीवैल्यूड अमाउंट, यकम जुलाई 12 की रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 320, तो क्या आ गया जी आपको, 240 का लॉस। ओ लॉस नहीं, लॉसा आया है आपको आज। अब आपको पता है जब कभी लॉस आता है तो पहले वो देखता है कोई सरप्लस तो नहीं पड़ा हुआ, जब कभी सरप्लस आए तो पहले वो देखता है कोई लॉस तो नहीं पड़ा हुआ। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, अगर मिसाल के तौर पे लॉस तो चला जाता है, पता है आपको पीएनएल के अंदर, पता है ना, अगर मिसाल के तौर पे आप इसको पीएनएल में ले जाएं, मिसाल के तौर पे, जो होना नहीं, सब्र कर जाओ जरा, तो होगा क्या, आपकी 2012 की बैलेंस शीट के अंदर आपको इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा होगा 160 का, और उसी एसेट से रिलेटेड पीएल के अंदर आपको रीवैल्यूएशन लॉस नजर आ रहा होगा 240 का। अब देखने वाला परेशान है कि एक ही एसेट है, मतलब एक एसेट के बारे में तो ये बात सही नहीं है ना क्या आप कह रहे हैं एक एसेट है जो फ्यूचर में गेन देगा, साथ ही कह रहे हैं उसके बारे में फ्यूचर में लॉस भी देगा, मुनासिब बात नहीं है ना। तो इसको कैंसिल करेंगे हम, और जो चीज बच जाएगी उस तरफ बैलेंस नजर आएगा। तो इसको इस तरह से आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि जब भी कभी रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा तो वो पहले देखेगा कोई लॉस प्रीवियसली पड़ा हो उसको रिवर्स कर दे, या जब भी कभी कोई लॉस आएगा तो वो सरप्लस को देखेगा, अगर कोई पड़ा होगा तो वो पहले उसको रिवर्स करेगा, ठीक है ना। तो पहली दफा में भी लॉस आ सकता था, लेकिन वो फिर किसी सवाल में, फिलहाल तो आया है लॉस, लेकिन उसने देखा पहले से, वो जैसे खुशियां पड़ी हुई थी, गम आए खुशियों को खा गए, इतने गम आए सारी खुशियों का बैलेंस ही खत्म हो गया, ठीक है। तो 240 का गम आया, उसने देखा पहले खुशियां पड़ी हैं, देखा चलो इनको तो चट करो ना, बंदों की खुशियां खत्म करो, तो खुशियां क्या क्या हो गई, सिफर, अभी भी गम बच गए, अब गमों को पीएनएल में फेंक सकते हैं आप, तुसी लो जी 80 का लॉस जो है वो कहां चला जाएगा, पीएनएल में। एजाज ये पहली बार देख रहे हो या पहले देखा हुआ, ये पक्की बात है, चलो तो फायदा हो रहा है रिवीजन से, ये रिवीजन नहीं है, ये F7 पढ़ा रहा हूं, बस बता नहीं रहा मैं आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब लॉस आ गया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, अब उसके बाद जब डेप्रिशिएट करेंगे तो अब एसिड फिर क्या हो गया, रीवैल्यू हो गया है, तो अब ये वाली रीवैल्यू अमाउंट भी रेलेवेंट नहीं रही, अब ये लेटेस्ट, ठीक है ना, 320, और रिमेनिंग लाइफ किस दिन, नहीं किस दिन, जिस दिन की ये वैल्यू उस दिन की लाइफ, यूं याद रख लो, जिस दिन की वैल्यू थी उस दिन खड़े होकर लाइफ निकाली, जिस दिन की वैल्यू इस दिन खड़े होकर लाइफ निकाली, तो जिस दिन, ये किस दिन की वैल्यू, यकम जुलाई 2012, तो यकम जुलाई 2010 को एसेट आया था, तो 2 साल गुजर गए, रिमेनिंग कितने, 8 डिवाइडेड बाय 40, लेकिन साथ ही नशर भी करो, ये कर दिया करो साथ ही जी, 40 और 8 नहीं 10। अच्छा अब देखो, मैंने 320 को कम करना था, ये कितने पे आ गया, 280। अच्छा, और अगर मैंने इधर 80 को कम करना है, अगर मैंने 80 को कम करते हुए -10 लिख दिया तो ये तो 90 हो जाएगा, तो अगर मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करना है तो मुझे मजबूरन यहाँ पे +10 लिखना पड़ेगा, ताकि ये कम होकर 70 पे आ जाए, ठीक है। फिलहाल तो मैंने सिर्फ इस फिगर को लिखा है, अभी मैंने इसके बारे में आपको साइंस इसकी नहीं बताई। अब ये साल पूरा हो गया, बस इसको खत्म करते हैं, फिर छुट्टी देता हूं, ठीक है ना, तीसरा साल कल इंशाल्लाह, ओके। अच्छा, अब एंट्रीज करते हैं जी, शुरू करें जी। तो 30 जून 2013 वाला साल है,
और साल के पहले ही दिन एसेट क्या हो रहा है जी, रीवैल्यू। तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013, अब पहले क्या करेंगे, इन जितनी डेप्शन पड़ी हुई है उसको एक्यूमुलेटेड डेप्शन को क्या कर देंगे, एलिमिनेट, एसेट अकाउंट में फेंकना है। अब तरीका क्या बताया है, यहां आके खड़े हो जाओ स्टार पे, वर्किंग वाले स्टार पे खड़े हो जाओ, इस यहां पे खड़े होकर देखो ये एसेट अगर तो कभी भी रीवैल्यू ना हुआ होगा तो फिर डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक डेप्शन पड़ी होगी सारी एक्यूमुलेटेड अकाउंट के अंदर, और कभी रीवैल्यू हो गया हुआ तो उस रीवैल्यूएशन के दिन की डेप्शन एलिमिनेट होकर निल हो गई थी, तो फिर उससे यहां तक की। तो अगर हम देखने गए तो देखते देखते नजर क्या आया, ओ ये ब्रेक लगी हुई है, तो इसका मतलब इस दिन तक की डेप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट होकर निल हो गई होगी। तो अब अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर सिर्फ ये दो डेट्स के दरमियान डेप्शन पड़ी होगी जो कि सिर्फ कितनी है 70 की, तो इसको ट्रांसफर करा दो। एंट्रीज देखो तो 1 मिनट में नजर आ जाता है, लेकिन एंट्रीज थोड़ा ही कर रहे होंगे, जरूरी है हम सवाल के अंदर एंट्रीज कर रहे हो कि हम जाकर देखें पूरी एंट्रीज कि ये 50 की डेप्शन एक्यूमुलेटेड में आई थी, ये खत्म हो गई थी, फिर 70 की आई थी, अभी ये पड़ी है। हो सकता है हम डायरेक्ट इसी सवाल में खड़े हो इसी साल के अंदर, तो इसलिए वर्किंग से देखना सीखे, वर्किंग जरूरी है, उससे देखा, समझ आइए कैसे देखा, ठीक है। तो अब 1 जुलाई 2012 पर accumulated depreciation डेबिट एसिड क्रेडिट 70 से, और उसके बाद अब लॉस की एंट्री है, तो आपको ये वर्किंग एंट्री कराएगी। प्रॉफिट प्लांट क्या हो रहा है, क्रेडिट कम, मतलब तो प्लांट आपने किया क्रेडिट कितने से कितने से, 240 से प्लांट क्या हो गया क्रेडिट। उसके बाद सरप्लस की नेचर क्रेडिट है, माइनस हो रहा है तो मतलब डेबिट हो रहा है। अब बड़े ध्यान से देखना इधर, देखना सारे, 1 जुलाई 2012 पर 1 जुलाई 2012 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस, देखना इन ओसीआई डेबिट। जब भी रीवैल्यूएशन आएगी, रीवैल्यूएशन होगी, तो चाहे सरप्लस का चेंज पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ओसीआई से रूट होकर जाएगा, ठीक है। अभी दिखाता हूं, यही दिखाने के लिए ये करवा रहा था सवाल। तो कितना है जी 160, और बाकी कहां चला जाएगा, पीएल में, ठीक है। पीएल में रीवैल्यूएशन, बल्कि मुझे यूं लिखना चाहिए था, लॉस जाएगा आगे ब्रैकेट में पीएल, कि वो ऊपर जैसा बन जाता ना, है ना। तो रीवैल्यूएशन लॉस, बाकी जो बचा है वो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में 80, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है जी डेप्रीसिएशन की। तो देखो, चलो डेप्शन तो करो ना, डेप्शन तो करो, कितना था 240 था। डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या है जी, डेप्रीसिएशन की एंट्री बोलो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 30 जून 13 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 40 से, ठीक है जी। और उसके बाद अगली एंट्री नहीं होगी, क्यों नहीं होगी ये प्रूव अभी करता हूं, लेकिन फिलहाल ये नहीं होगी, ठीक है, सही है। कोशिश तो की आमने सामने ये लोग रहे, थोड़ा सा इसको नीचे किया जा सकता है पीएल में। अब जरा करीब करीब लग रहे हैं। तो ये जो पिछले साल ट्रांसफर की एंट्री हुई थी, इस साल सरप्लस है ही नहीं, ट्रांसफर किसको करना, ठीक है। अब मजीद भी इसको प्रूफ करता हूं, टेंशन ना लो, बस 1 मिनट, जरा जहां तक पहुंचा हूं वहां तक तो जरा कर लूं ना काम को, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह कल यहाँ पे मैं तीसरा साल कर दूंगा, तस्वीर ले लेंगे मेरे लिए यहाँ पर, ठीक है। अब जी पहली बात, पीएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे हम 2012-13। तो इसमें तरतीब से चलते हैं। हाँ, पहले क्या आया, रीवैल्यूएशन लॉस आया, कितना 80 का, फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी आ रहा है माशाल्लाह से 40 का, और फिर आप पहुंचे होंगे कर करा के पैट पर, वो मुझे नहीं पता, असल जरा शक्ल नजर आती रहे पूरे ओसीआई को उस तरह लेके चलते हैं, इसलिए चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, और फिर आना है टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। अच्छा, अब देखें जी, ओसीआई में डेबिट मतलब -160 है,
सरप्लस क्या हो रहा है, डेबिट कम हो रहा है, अब माइनस शो किया हमने, ठीक है। अच्छा ये टोटल मैंने कहीं निकाल नहीं रखा, टोटल कहीं जाता ही नहीं ना असल में, टोटल कहीं जाता नहीं, ठीक है ना, टोटल तो यहाँ बस कर देते हैं हम एंड पे। अच्छा SOCIE के एक्सट्रैक्ट्स बनाए तो एडे भी अंग्रेजी च ना बनाओ, बनानी ना, रिटेन्ड अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो मेरे बच्चों ओपनिंग 1 जुलाई 12 पर ओपनिंग 0 था, फिर टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2013 की आई, अपनी अपनी गड्डी ते बह के आए, लाल गड्डी में बैठ के आया पैट ये, और अपनी नीली गड्डी में बैठ के आया OCI का चेंज, ठीक है जी। और वो कितना है, ओ सॉरी 160 है, सॉरी आपने 0 लिखवाया, ये मैंने 0 लिखा, जो भी है ये क्लोजिंग ओपनिंग बना था। अब ये तो दिखाना था असल में 160 नेगेटिव आया, ठीक है जी। उसके बाद कहानी हो गई खत्म, कोई सरप्लस बचा ही नहीं जिसको आपने क्या करना है, नहीं ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो क्लोजिंग में तो कुछ भी नहीं ना बचा, वो तो बचा ही नहीं था। ये अब जरा लॉजिकली भी इसको सीखते हैं कि सिर्फ 160 वाली एंट्री हुई, फिर डेप्शन की एंट्री तो आ रही है, लेकिन ये +10 की एंट्री क्यों नहीं हो रही। अब इसको लॉजिकली देखिएगा, यहां पे देखिए, मैंने कहा रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई जिसकी वजह से इंक्रीमेंटल डेप्शन चार्ज हुई, वो इनसाइड PNL है, और उसकी वजह पड़ी हुई है आउटसाइड PNL, अपवर्ड डिवैल्यूएशन की वजह पड़ी है आउटसाइड PNL। तो फिर हमने यहां पर इससे असर ले लिया था वापस, कि नुकसान तो पहुंचे पैट को और फायदा उसमें आए ना। लेकिन जब यहां पे आए तो मुझे बताओ कि इंक्रीमेंटल डेप्शन है या शॉर्ट डेप्शन है, डेप्शन तो उल्टा आम हालात की निस्बत कम हुई है, किस वजह से हुई है कम, लॉस कहां पड़ा है ना, वो भी इनसाइड ही है, ये तो सरप्लस का रिवर्सल था, लॉस उसी PNL के अंदर ही है। तो जब कम डेप्रिसिएशन जिसका असर पैट पे पड़ा वो भी इनसाइड PNL है और उसकी वजह भी इनसाइड PNL है, तो क्या करूं, रिटेन्ड अर्निंग्स यहां पे जाके कहेगा ये अपने अबू को, अबू हमारी ही वजह से हमें नुकसान हो गया, अबू कहेंगे अच्छा बेटा ये पकड़ो 10 रुपए वापस लेके 10 रुपए वापस ले लो, मतलब इसकी एंट्री अगर वो करे भी तो एंट्री क्या होगी, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 10 से। और बात समझ आई थोड़ी सी, इसलिए ये एंट्री किताबों में आपको नजर ही नहीं आती, लेकिन वर्किंग में +10 इसलिए लिखा करो कि अगर ये नहीं लिखोगे तो अगला गेन या लॉस क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। तो ये बस इस तरह से आपने इसको, मैंने यहाँ क्लोज कर दिया फिलहाल, कल मैं इसको यहीं से आगे लेकर चलूंगा, ठीक है बेटा, बात समझ आ गई है, ठीक है। तो ये इसी तरह से टाइम तो इतना कोई लगना, वैसे हिम्मत करना ले, थोड़ी सी तो रहेगी है, चलो फिर बल गल मुका लिए ना। 1 जुलाई 2013 आएगा, ये क्या हुआ है, 1 जुलाई 12 चल रहा था, 30 जून 13 नहीं लिखा मैंने, सॉरी बताया नहीं आप लोगों ने। अच्छा अब 1 जुलाई 2013 आया, एक लाइन खाली छोड़ी हमने और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली, तो 1 जुलाई 13 पे रीवैल्यूड अमाउंट है 560, तो 560 आ गया, और फिर क्या आ गया जी, माशाल्लाह से, तो गम आएंगे तो खुशियां भी आएंगी, कोई नहीं तो चलता था दुनिया, 560 था ना, इतनी खुशियां आएंगे, सारे पड़े हुए गमों को रिवर्स कर दिया उन्होंने, ये रिवर्सल ऑफ लॉस होता है, ये गेन नहीं बुक किया हमने, PNL में रिवर्सल ऑफ लॉस किया, ठीक है। बाकी नहीं, वो उसका बैलेंस बचा, जो पिछले सालों में जो सरप्लस जो लॉस रिकॉर्ड हुआ था उसको जाके अब उसकी हद तक, रिवर्सल की हद तक हम जा सकते हैं, हम गेन नहीं बुक कर रहे फ्यूचर का, प्रीवियसली जो बुक किया था लॉस उसी को जस्ट रिवर्स कर रहे हैं, ये इसलिए +10 रखते हैं ताकि डेप्शन की वजह से जो असर पड़ा है वो भी निकाल लें और बाकी बचा हुआ सिर्फ रिवर्स हो सके, ठीक है। ले जी गेन 210, तो रीवैल्यूएशन पर आपको फिर क्या आ गया, सरप्लस। यार आसान सा काम है, अब डेप्रिसिएशन करनी है आपने, तो 560 को 7 साल पे और 210 को भी 7 पे, आपने बोला 80 और 30,
अय्याज तुम्हें समझ आ रही है? पक्का? उठाओ कसम। चल रहने दो कसम, ऐसे ही उठा ही लो तुम कहीं। अच्छा अब यार इसकी एंट्री जरा पूरी करना, ठीक है? मैंने वर्किंग की है तो कर ही देते हैं यार, कोई नहीं टाइम लगेगा यार, थोड़ी सी हिम्मत कर ले तो अगर आप लोग, जगह जरा तंग है हैं? आपकी शक्लें देख के लगता है कि बस इनकी बस होगी। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, यकम जुलाई 13 पर ट्रांसफर करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट कितने से जी? इधर देखो, आप इधर खड़े हैं हम, तो इधर देखा तो ये रिवैल्यू हो रहा है, पहले हो रहा है ना जी? ऐसे कर लो, रिवैल्यू हो रहा है पहले, तो फिर इस दिन तक की तो एलिमिनेट होकर नील हो गई थी, तो बस अभी उसके बाद सिर्फ 40 रुपए की डिडक्शन आई है, तो ये ठीक हो गया जी। उसके बाद यकम जुलाई 13 पर लो भाई, वर्किंग आपको एंट्री करवाएगी, प्लांट 280 से डेबिट, प्लांट 280 से डेबिट, सरप्लस 210 से क्रेडिट। लेकिन कहां पे भाई? जब भी रीवैल्यूएशन होने पर सरप्लस बढ़े या कम हो, ओसीआई से प्रेजेंट करा के आपने लेके जाना, नजर आना चाहिए फॉर द ईयर कितना चेंज आया। तो ये चेंज आ रहा है ना, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कितना? 210। और बाकी का पीएनएल के अंदर आपने रिकॉर्ड किया है जी, खैर से रिवर्सल ऑफ लॉस, ठीक है? अब ये मैं इसको गेन के तौर पे लिख रहा हूं, गेन लिख रहा हूं ताकि आपको सिर्फ लिखने में मसला ना आए, बाकी ये गेन होता नहीं है, ये रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस होता है, ठीक है ना जी? सही है? उसके बाद 30 जून 2014 पर डेप्रीसिएशन की एंट्री आ गई, और फिर आपको पता है आम हालात की निस्बत डेप्रीसिएशन 30 रुपए ज्यादा चार्ज हो गई है, 50 की बजाय 80 हो गई है, तो फिर ये 30 रुपए का फिर रोला पड़ जाना है, और फिर उसकी एंट्री होनी है रिवैल्यू सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। कितने से? 30। अभी कहां हुआ, अभी एक्सट्रैक्ट्स तो रहते हैं। तो पीएनएल के अंदर 2014 के अंदर आपको, हाँ अब ये रीवैल्यूएशन गेन में लिख रहा हूं, हालांकि ये है क्या चीज? रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस है, ठीक है? पर समझ आ जाए आपको पॉजिटिव क्यों लिखा है मैंने, गेन इसलिए लिखा। फिर डेप्रीसिएशन 80 रुपए का एक्सपेंस है, और फिर आपका यहां से आ जाया करता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ जी, नहीं पता इस सवाल में। फिर अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में आपने लेना होता है चेंज इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब कितना चेंज आया ड्यूरिंग द ईयर, वर्किंग से भी देख सकते हो, यहां से भी देख लो, लेकिन है पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आ गया। फिर इंक्रीज आया ना बेटा, इसको बार बार करोगे इंशाल्लाह, फाइनल अकाउंट क्या दुनिया का कोई भी सवाल इसका हो जाएगा अब इंशाल्लाह, ठीक है? बस डिस्पोजल रह गया मेरा, कल कराऊंगा, और कल कुछ चीजें हैं, कल का दिन लग ही जाना है इसमें, परसों देखो कितना टाइम लगता है, फिर परसों हम ऐसे IAS 20, IAS 40, IAS 23 ये पहले चैप्टर में इकट्ठे हैं, तो मैंने इकट्ठे ही करा देने हैं, ठीक है? SOCIE, ताकि फिर आपको किट के सवाल मैं कहूँगा यार यहाँ से यहाँ तक करना है, कुछ खुद कराऊंगा, बाकी डिस्कस तो सभी करूंगा जो आपको समझ ना आए, चाहे सारे समझ ना आए, सारे डिस्कस कर लेंगे, पर फायदा कोई नहीं होता, और आ भी जाते हैं समझ, आपको सब कुछ सिखा दिया। बहरहाल हम प्रैक्टिस को थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों? तो टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2014 की, अपनी अपनी गड्डी ते बह के आ गए, ए लाल भान, और ये जनाब 210 पॉजिटिव ब्लू भाजन, अपनी अपनी गड्डियां ते बह के आ गए, ये गड्डियां पक्कियां करो बस। अब चूंकि सरप्लस आ रहा है और इंक्रीमेंट डेप्शन का मसला आ गया है, तो अब ट्रांसफर की एंट्री भी आएगी। तो ये चीजें हैं जो दिमाग के अंदर बिठाना जरूरी है बस, ठीक है? ट्रांसफर की एंट्री कब हो रही है? जब सरप्लस आ रहा है, जब सरप्लस नहीं है तो ट्रांसफर की एंट्री भी नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत समझ आया है? सारा आ गया? ओ नो, सारा बहुत समझ आया है, सारा नहीं आया है? सारा कब आएगा? घर जाके। एक तो पेपर तुम दे रहे हो 180, वर्किंग से मैच करेगा 180? 180 कैसे हो गया? फिर 190 होगा। मैंने शुक्र है वर्किंग देख ली, 210 में से 30 जाए तो 190 होता है मेरे चांद, नहीं?
180 होता है, फिर यहाँ पे क्या हुआ है? 180 आया था। तो यहाँ पे 190 फिर गलत है ना? कहीं एक जगह तो 180 आना था ना। अब कुछ लोग सोए हुए थे। लो चलो जी, ये सवाल हो गया पूरा। अब अगले सवाल में पता है मसला क्या है? सिर्फ क्या मसला है? अगले सवाल के अंदर ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन आ गई और कुछ भी नहीं है। पहले डेप्रिसिएशन फिर रीवैल्यूएशन कर लेनी है, सब उसूल ऐसे ही रखने हैं, ठीक है? तो ये भी कल मैं खुद करवाऊंगा सही, लेकिन पहले करके आइएगा। ये तो सेम है। तो ये फैराडे फार्मास्यूटिकल्स होमवर्क है आपका, बल्कि क्वेश्चन 9 भी मरकरी वाला भी होमवर्क है आपका। तो अच्छी बात है, फिर यशी करो, मौज मारो। कल ये डिस्पोजल आपको मैंने करवाना है, उसके बाद फिर ये कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट देखें। कल पूरा होता है, परसों होता है, इंशाल्लाह हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जिंदगी अगर रही तो कल होगी मुलाकात। उसकी पिक्चर एंड पे ले लिया आपने, अभी दोबारा एंड पे ले लेना फिर ये पिक्चर, ठीक है जी, कैमरे में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।